मान्यताओं के अनुसार ये कहानी 15वीं शताब्दी के रूस की परिकथा है और इसी कहानी के ऊपर सन 1913 से लेकर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं और आज की कहानी इस परिकथा का नया संस्करण है जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब समुद्र का राजा वोडविक खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उनका सेवक मेंढक उसको आकर बताता है कि उनकी होने वाली दुल्हन भाग गई है। तो गुस्से में वोडविक पानी के हर एक स्रोत में जाकर उसकी दुल्हन को ढूंढने का आदेश दे देता है। वहीं जमीन पर एक अंधे लोहार का मूर्ख, आलसी और कामचोर पर दिल का साफ बेटा एमिलिया सुबह उठते ही घूमने के चक्कर में अपने अंधे पिता की घोड़े की नाल बनाने की रिदम पर कदम रखता हुआ चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। उसका पिता चाहता था कि वो भी उसके साथ लोहार का काम करना शुरू कर दे, लेकिन एमिलिया चालाकी दिखाता हुआ लंबे समय से अपने पिता को मूर्ख बनाता हुआ आ रहा था। वो अपने घुटनों पर बैठकर उनको ये दिखाता है कि वो तो अभी बच्चा है और आग का काम नहीं कर सकता। तो उसका पिता उसके जल्दी बड़े होने की कामना करके उसे पहाड़ी के नीचे जाकर मछली पकड़ने के लिए भेज देता है। एमिलिया तुरंत बर्फ पर फिसलता हुआ नीचे पहुंचकर जमी बर्फ पे छेद करके मछली पकड़ने बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उस छेद से पानी का फव्वारा निकलकर एमिलिया को ही भिगो देता है, जिससे पलक झपकते ही एमिलिया अकड़ जाता है। लेकिन वो देखता है कि एक पाइक प्रजाति की मछली अपने आप ही उसकी बाल्टी में आ गई है। तो वो तुरंत घर जाकर मछली की सब्जी बनाने में लग जाता है, लेकिन तभी एमिलिया मछली को उसकी भाषा में बोलता हुआ देख डर जाता है। वो मछली उसको वापस झील में छोड़ने के बदले उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करती है। इस पर एमिलिया राजी हो जाता है, पर इच्छा मांगने के लिए कुछ समय मांगता हुआ अपने मिट्टी के बने विशाल चूल्हे पर सोने चला जाता है। पर सोने से पहले वो गलती से बोल देता है कि वो अपने चूल्हे वाले बेड से बिना उठे शहर देखना चाहता है। तो मछली इसको उसकी पहली इच्छा समझकर एमिलिया को उसके चूल्हे वाले बेड के साथ ही शहर घुमाना शुरू कर देती है। काफी देर घूमने के बाद एमिलिया ठंड से कड़कड़ाने लगता है। तभी वो अपनी दूसरी इच्छा में इस सर्दी को गर्मी में बदल देने के लिए कहता है। मछली तुरंत उसकी ये इच्छा भी पूरी करते हुए वहाँ गर्मियों का मौसम ला देती है। फिर कुछ ही देर बाद एमिलिया को महसूस होता है कि उसने अपनी दोनों इच्छाएं बर्बाद कर दी। तो मछली उसको तीसरी इच्छा के लिए कुछ बड़ा मांगने की सलाह देती है, लेकिन तभी कुछ लोग खाने के लिए एमिलिया से उसकी मछली छीन लेते हैं। लेकिन उसको पकाने से पहले ही एमिलिया उसको लेकर वहाँ से भाग पड़ता है और मछली की जान बचाने के लिए उसे नदी में फेंक देता है। अब उन लोगों के हाथ से मछली निकल जाने की वजह से वो लोग एमिलिया को पकड़कर नदी के किनारे पेड़ से उल्टा लटकाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद एमिलिया को एक लड़की उसकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। वो लड़की उसकी रस्सी खोल देती है, पर एमिलिया उसकी आवाज से उसको पहचान लेता है कि वो वही मछली है। तो वो लड़की अपना नाम वैसे लिसा बताती है। तभी एमिलिया उसके कंधे पर रखा अंगवस्त्र छीनकर उसको याद दिलाता है कि अभी उसकी तीसरी इच्छा उसको पूरी करनी है। फिर वो अपने राजा की बेटी अनिफिसा से शादी करने के अपने इरादे के बारे में उसको बताता है, लेकिन राजकुमारी अनिफिसा अंग्रेजी तौर तरीकों से इतना ज्यादा प्रभावित थी कि वो सिर्फ किसी इंग्लिश मैन से ही शादी करना चाहती थी। इसीलिए जब अंग्रेजी राजदूत रोथमैन वहाँ आते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, पर राजा को ये बात पसंद नहीं आती। तो रोथमैन राजा को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए अपने आप चलने वाली एक म्यूजिकल मशीन दिखाता है, जिसके अंदर वास्तव में एक बौना आदमी बैठकर रोथमैन के इशारे पर उसको बजाना शुरू कर देता था। अब क्योंकि राजा पहले से ही अपने राज्य को चला चलाकर थक चुका था, इसीलिए उसको किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो वो रोथमैन से कह बैठता है ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा अकॉर्डियन है जिसका संगीत सुनते ही हर एक आदमी अपने आप नाचने लगता है। इस बात से रोथमैन चौंकता हुआ उसको देखने की इच्छा प्रकट करता है। तभी राजा अपने सेनापति से अकॉर्डियन को अपने गोदाम से लाने के लिए कहता है। इस बात से सेनापति की हवा खराब हो जाती है, क्योंकि वो और राजा दोनों ही जानते थे ऐसी कोई चीज उनके पास है ही नहीं।
वहीं एमेलिया जब एक अनजान आदमी यानी कि रोथमैन को राजकुमारी के बेहद नजदीक खड़ा हुआ देखता है तो वो भागकर उसके पास आकर उसकी तलवार छीनकर उसे पटक देता है। राजा उसकी इस हरकत से बहुत खुश होता है और उसी से अकॉर्डियन को ढूंढकर लाने के बदले अपनी बेटी की उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो जाता है। अब क्योंकि राजकुमारी किसी भी गरीब आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी तो वो अकॉर्डियन को ढूंढकर ना ला पाने पर उसको फांसी देने की बात कह देती है। एमेलिया खुशी खुशी उसकी ये बात मान लेता है। फिर घर आकर वैसेलिसा एमेलिया को बताती है वो अकॉर्डियन बायन बिल्ली के पास है और वो उसके पास पहुंचने वाले हर एक आदमी से एक सवाल पूछती है कि उसको सैड सॉन्ग सुनना है या हैप्पी वाला। अगर कोई सैड सॉन्ग चुनता है तो वो बिल्ली अपने गाने से सामने वाले को सुला देती है और फिर उसे खा जाती है, और अगर कोई हैप्पी वाला चुनता है तो वो उसको नचा नचा कर मार डालती है और फिर खा जाती है। तो बिल्ली के पास जाने का मतलब मौत पक्की। अब क्योंकि एमेलिया ने अपनी तीसरी इच्छा अभी भी नहीं मांगी थी तो वैसिलिसा उसके साथ जाकर खुद बिल्ली के क्षेत्र से बाहर रुककर एमेलिया को उसके पास भेज देती है। एमेलिया बिल्ली से उसका अकॉर्डियन मांगता है तो बिल्ली उससे पूछती है तुमको कौन सा गाना सुनना है, तो वो सैड सॉन्ग ही चुनता है। इस पर बिल्ली कहती है अगर मैं तुमको अपने गाने से सुला नहीं पाई तो तुम ये अकॉर्डियन ले जाना। वहीं बिल्ली के साथ खुद एमेलिया भी उसके गाने को गाने लगता है और बिल्ली का जादू उसे सुला नहीं पाता क्योंकि ये गाना बचपन में एमेलिया की माँ उसको सुनाया करती थी। अब अकॉर्डियन के जाने के डर से बिल्ली रोने लगती है क्योंकि इसी की वजह से उसको खाना मिलता था। तो एमेलिया को उस पर दया आ जाती है और वो अकॉर्डियन को लेने से मना करके अपना सारा खाना भी उसे दे देता है। इस पर बिल्ली भावुक होकर जिंदगी भर उसकी दोस्ती निभाने का वादा करती है और उसको अकॉर्डियन देकर खुद उसके साथ चल पड़ती है। इधर महल में रोथमैन राजा से उसकी बेटी का हाथ मांग ही रहा होता है, तभी एमेलिया बिल्ली के साथ वहाँ पहुंचकर बिल्ली से एक हैप्पी सॉन्ग बजवा देता है। उसके प्रभाव से वहाँ मौजूद हर एक आदमी और रोथमैन सब नाचने लगते हैं। इससे राजा की खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि एमेलिया ने उसकी इज्जत रख ली थी। तभी राजकुमारी अनफीसा बड़ी चालाकी से एमेलिया से शादी करने से पहले उसकी एक और शर्त को पूरी करने वाली बात कहकर कुछ समय मांगती है। फिर घर वापस आकर एमेलिया वैसेलिसा के पूछने पर बताता है अभी राजकुमारी की एक और शर्त पूरी करनी है, उसके बाद वो मुझसे शादी कर लेगी। और वैसेलिसा की तरफ फ्लाइंग किस देकर कहता है राजकुमारी ने दूर से उसको ऐसे किस दी और फिर सो जाता है। वैसेलिसा आज तक प्यार से बहुत दूर थी तो एमेलिया की फ्लाइंग किस उसके लिए बहुत मायने रखती थी। एमेलिया का साफ दिल होना उसको पसंद आने लगा था। फिर उसी रात राजकुमारी अपनी माँ की आत्मा को बुलाकर एमेलिया की जगह रोथमैन से शादी करने की अपनी इच्छा बताती है। तो उसकी माँ कहती है एमेलिया से एक ऐसा टेबल क्लॉथ यानी कि मेजपोश मंगाओ जो खाने पीने की चीज मांगते ही उन्हें पूरी कर देता है। तो अगली सुबह राजकुमारी और रोथमैन मिलकर सब्जी काटने वाले और जूस निकालने की मशीन राजा को दिखाते हैं। उसके अंदर भी वही बौना बैठा हुआ सारे काम कर रहा था। उसके बाद वो अपने पिता से उनके पास खाने की इच्छा पूरी करने वाले मेजपोश होने की बात बुलवा देती है और सलाह देती है कि एमेलिया को भेजकर वो मेजपोश मंगवा लेते हैं। तो राजा एमेलिया को वो मेजपोश लाने के लिए भेज देता है। रास्ते में वैसेलिसा उसको बताती है ये मेजपोश दो शूरवीर भाइयों का है जो अकेले ही स्टोन सिटी में रहते हैं और उनकी इच्छा के बिना उस मेजपोश को कोई नहीं ला सकता। वही रास्ते में उनको एक बूढ़ा प्रेमी जोड़ा मिलता है। उनका प्यार वैसेलिसा को सुई और धागे के जोड़े की तरह दिखाई देता है जो एक दूसरे के बिना अधूरे ही रहते हैं। फिर स्टोन सिटी पहुंचकर मेजपोश लेने के चक्कर में वो दोनों भाई एमेलिया को बेहोश कर देते हैं। तो वैसेलिसा उस मेजपोश से झरने का पानी मंगाकर उन दोनों को उनकी शक्लें दिखाती हैं। अब हद से ज्यादा मोटे हो चुके चेहरे और शरीर को देखकर वो दोनों भाई उदास होकर वैसेलिसा से उस मेजपोश को तुरंत ले जाने के लिए कह देते हैं। अब इससे पहले उन दोनों का मन बदले वैसेलिसा मेजपोश और एमेलिया को स्टोन सिटी से बाहर खींच लेती है और जरूरत से ज्यादा मोटे हो जाने की वजह से वो दोनों भाई स्टोन सिटी के द्वार पे ही फंस जाते हैं। फिर रास्ते में वैसेलिसा एमेलिया को समझाने की कोशिश करती है कि राजकुमारी उससे प्यार नहीं करती बल्कि इतने कठिन काम देकर वो उसको मरवाना चाहती है। लेकिन एमेलिया उसकी बात पर ध्यान न देते हुए उसी के हाथ में फूलों को देकर कहता है कि वो राजकुमारी को ऐसे प्रपोज करने वाला है। एमेलिया की आंखों में इतना प्यार देखकर
देखकर वैसेलिसा की आंखें नम हो जाती हैं और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी वो सिचुएशन को संभालती हुई उससे कहती है कि राजकुमारी का यही जवाब होगा। वैसेलिसा की नम आंखें देखकर पहली बार एमिलिया के चेहरे से खुशी उड़ जाती है, तो वैसेलिसा अपने आंसुओं को पूछती हुई आगे बढ़ जाती है। वो उससे प्यार करने लगी थी। फिर वापस शहर पहुंचकर एमिलिया सबको उनके मनपसंद भोजन को खिलाता है। इस बात से राजा और भी खुश हो जाता है कि एमिलिया ने फिर से एक बार और उसकी इज्जत रख ली, तो वो तुरंत राजकुमारी को उससे शादी करने का आदेश दे देता है। तो मौका पाकर राजकुमारी तुरंत अपनी माँ की आत्मा को बुलाकर सारी बात बता देती है कि वो मेज पोश भी ले आया है। तो इस बात पर उसकी माँ एक और शर्त बताकर राजकुमारी को वापस भेज देती है। ये एक ऐसी शर्त थी जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी। फिर महल के अंदर राजा उन दोनों की शादी की रस्में करवाना शुरू कर देता है। तभी राजकुमारी अपनी आखिरी शर्त उसको बताती है कि उससे शादी करने से पहले एमिलिया को उसकी मरी हुई माँ की इजाजत लेके आनी होगी। ऐसी शर्त सुनकर वहाँ मौजूद हर एक शख्स हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन एमिलिया राजकुमारी की ये शर्त भी मुस्कुराते हुए मान लेता है। पर इस शर्त से राजा उदास हो जाता है। इधर वैसेलिसा एमिलिया को बताती है राजकुमारी की माँ मौत के राज्य में मिलेगी, जिस पर मौत के राजा कोइश्चई का राज है और उसके राज्य में कोई भी जा सकता है, लेकिन जीवित लौटकर नहीं आ सकता। अब क्योंकि एमिलिया को भी एहसास हो गया था कि वो शायद वापस ना आ सके, तो वो आखिरी बार अपने पिता को देखने चला जाता है। पर उनके सामने आने से डरता भी है, क्योंकि घर से भाग जाने के चक्कर में कहीं उसके पिता उसे मारना शुरू ना कर दें। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पिता को उसकी बहुत चिंता हो रही है और वो एमिलिया से बहुत प्यार करते हैं। ये सब जानकर एमिलिया उनके सामने आकर माफी मांगता है और बताता है कि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि बहुत पहले ही बड़ा हो चुका है और अब तक वो उनको मूर्ख बना रहा था। उसके पिता फिर भी उसे गले लगाकर माफ कर देते हैं। ये बात वैसेलिसा का दिल छू लेती है। उनसे मिलने के बाद एमिलिया रोते हुए खुद पर ही बहुत गुस्सा करता है और अपने आप को स्वार्थी बताता है। लेकिन तभी वो अपनी आखिरी इच्छा में अपने पिता की आंखों की रोशनी मांग लेता है। इससे उन्हें फिर से दिखाई देना शुरू हो जाता है। तीनों इच्छाएं पूरी होने के बाद एमिलिया वैसेलिसा का अंगवस्त्र वापस करके उसे आजाद कर देता है। लेकिन वैसेलिसा फिर भी उसके साथ जाने के लिए उसकी नाव में बैठ जाती है। तो एमिलिया हैरान होता हुआ उसको बताता है कि अब तो तुम आजाद हो और कहीं भी जा सकती हो। इस पर वैसेलिसा उससे कहती है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, जहाँ सुई है वहीं धागा है। पर एमिलिया अभी भी उसके प्यार के इस इजहार को समझ नहीं पाता। फिर दोनों मौत के राज्य पहुँच जाते हैं। वहाँ एमिलिया को पता चलता है कि वैसेलिसा मौत के राजा कोइश्चई की ही बेटी है और उनका कहा ना मानने की वजह से उन्होंने उसको कुछ समय के लिए पाइक मछली में बदल दिया था। फिर वैसेलिसा के कहने पर कोइश्चई राजकुमारी की माँ की आत्मा को बुलाकर एमिलिया को शादी की इजाजत ना देने पर अनंत काल तक भूख का श्राप देने का डर दिखा देता है। तो वो राजा और राजकुमारी की मेज पर रखी ट्रे में प्रतिबिंब के रूप में आकर एमिलिया और राजकुमारी की शादी के लिए अपनी मंजूरी दे देती है। लेकिन कोइश्चई एमिलिया को तभी वापस भेजता है जब वैसेलिसा इस बात पर राजी हो जाती है कि उसकी सीमा से बाहर निकलकर एमिलिया वैसेलिसा और यहाँ की सारी बातों को भूल जाएगा। और फिर जब वैसेलिसा ये सच्चाई एमिलिया को बताती है तो एमिलिया बेचैन हो जाता है और अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर चीखता हुआ कसम खाता है कि वो वैसेलिसा को कभी नहीं भूलेगा। फिर सुबह किनारे पर आते ही एमिलिया की आंखें खुल जाती हैं। वो उस समय अपनी मुट्ठी बांधे ही रहता है, लेकिन वैसेलिसा की सारी यादें उसके दिमाग से मिट चुकी थी। वैसेलिसा आंखों में आंसू लिए वापस मछली बनकर पानी में चली जाती है। तभी एमिलिया देखता है कि उसने पता नहीं किस कारण से अपनी मुट्ठी बांध रखी है, लेकिन वो इस बात को यहीं छोड़कर बिना समय गवाए महल की तरफ निकल जाता है। इधर महल में राजकुमारी की माँ की आत्मा उसको बताती है एमिलिया ने जादू का सहारा लेकर मुझको विवश किया था और एक जादूगरनी हर बार उसकी मदद कर रही है। इतना सुनते ही राजकुमारी अनफीसा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसके पिता के राज्य में जादू करने वालों को मौत की सजा दी जाती थी। तो एमिलिया वहाँ पहुँचकर अपने भोलेपन में बता देता है कि एक लड़की ने उसकी मदद करी थी, लेकिन उसको
उसको ये याद नहीं कि वो कौन थी। इस बात पर ही राजकुमारी एमेलिया को मौत की सजा सुना देती है, लेकिन इस सजा से राजा का दिल टूट जाता है और वो बिना कुछ बोले वापस महल के अंदर चले जाते हैं। इधर सैनिक ना चाहते हुए भी जैसे ही एमेलिया को मारने वाले होते हैं, तभी वो मछली वापस वैसिलिसा के रूप में आकर राजकुमारी को एमेलिया को माफ करने के बदले उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करके अपना अंगवस्त्र उसको दे देती है। राजकुमारी तुरंत एमेलिया को छोड़कर अपनी पहली इच्छा में खुद रानी बनकर अपने पिता को ही नजरबंद करवा देती है और दूसरी इच्छा में वो इंग्लैंड के राजा की दुल्हन बनने की बात कहती है। तभी इंग्लैंड का राजा अपनी शादी का प्रस्ताव उसको भिजवा देता है और वो रोथमैन को अपने बावर्ची खाने में डलवाकर उसको बर्तन धोने का काम दे देती है और अपनी तीसरी इच्छा किसी मौके के लिए बचा लेती है। दूसरी तरफ एमेलिया को उसके सपनों में वैसिलिसा का ख्याल आने लगता है, पर उसकी जगह उसे खाली दिखाई देती है। उसको लगता है कि कुछ बहुत जरूरी उससे छूट गया है, लेकिन उसके पिता के बताने पर भी एमेलिया को वैसिलिसा के बारे में कुछ याद नहीं आता। साथ ही वो दोनों शूरवीर जो अब तंदुरुस्त हो चुके थे, उसको वैसिलिसा के बारे में याद दिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो भी कामयाब नहीं हो पाते। तभी एमेलिया की नजर सुई और धागे पर पड़ती है। उसको देखते ही एमेलिया को वैसिलिसा की कही सुई और धागे वाली बात याद आ जाती है और उसको एहसास होता है कि वो राजकुमारी से नहीं बल्कि वैसिलिसा से प्यार करता है। तभी वो सभी विशाल चूल्हे के साथ महल का द्वार तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वैसिलिसा इस बात से हैरान हो जाती है कि एमेलिया को वो याद आ गई है। वही रानी अनफीसा उन सबको एक साथ खत्म करने के इरादे से अपनी तीसरी इच्छा में खुद ही इच्छा पूरी करने वाली जादूगरनी बनना मांगकर पाइक मछली में बदल जाती है और उन सबको चींटी बनने का आदेश दे देती है। लेकिन तभी वैसिलिसा उसको बताती है ये शक्तियाँ खुद उसके लिए बेकार हैं, क्योंकि उसको मिली शक्तियाँ उसकी नहीं बल्कि दूसरों की इच्छा पूरी करती है। उसी समय समुद्र का राजा वुडविक कुएं से निकल कर आता है और अनफीसा को वैसिलिसा समझकर अपने साथ ले जाता है। अब इंग्लैंड के राजा से भी ज्यादा दौलत होने की वजह से अनफीसा वुडविक के साथ ही रहना स्वीकार कर लेती है। अनफीसा के पिता को फिर से राजा बना दिया जाता है। वहीं वैसिलिसा अपने पिता के जादुई बंधन से भी मुक्त हो जाती है और एमेलिया के बोलने से पहले ही उसका प्यार कबूल करके उससे शादी कर लेती है और फिर एमेलिया के साथ उसके विशाल चूल्हे पर बैठकर एक लंबे सफर के लिए निकल जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।